हो गया ना चालू। संविधान और राज्य, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको जीएस जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा, स्पेशली पीएससी और व्यापम में। इसी का वेटेज है, इसके बिना आपका नहीं होना है। हाँ, रेलवे एसएससी यहाँ भी योगदान होता है, लेकिन यहाँ योगदान जो है कम होता है। यहाँ आपको मैथ्स जैसे विषयों पर ज़्यादा कार्य करना होता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो होगा। ठीक। संविधान और राज्य व्यवस्था, जीएस सेक्शन में अगर कोई विषय है जो आपको या अधिकांश छात्रों को परेशान करता है, वो यही है जीएस में। लेकिन ये आपको परेशान नहीं करेगा, ये वादा मैं आपको दे सकता हूँ, चाहे वो यूपीएससी के स्तर का हो, चाहे वो पीएससी के स्तर का हो, क्योंकि ये विषय मैं लेता हूँ। ये विषय, इसके अलावा भी और विषय लेता हूँ, लेकिन ये विषय मैं ही लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे इसका कोई विकल्प मिला नहीं। मिला होता तो फिर ये हिस्सा उसे दे देता, लेकिन आज तक मिला नहीं, इसलिए दिया नहीं। तो संविधान मंडे से 7:30 पीएससी फ्रेशर बैच, पीएससी प्री फ्रेशर बैच, पीएससी प्री प्लस व्यापम फ्रेशर बैच 7:30 और 10:30 आप मंडे से जुड़ेंगे। आपको आज आना था, लेकिन आप में से बहुत लोग नहीं आए हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। टारगेट बैच भी मंडे से शुरू होगी आदर्श नगर यूनिट में, जो सुबह 7:30 से 10 बजे का समय है, वो पीएससी प्री टारगेट बैच का होगा 10 माह, पीएससी प्री प्लस व्यापम 12 माह। तो आप लोग जो है, छात्र जो है, ये वीडियो जो आज का है वो टारगेट बैच में, तो आप यदि आते हैं वहाँ तो वो 0 से शुरू होगी, लेकिन फ्रेशर बैच जो आप जोड़ने वाले हैं 7:30 और 10:30 बजे वाली बैच में, आपको ये वीडियो आज देखना होगा यदि आप आ नहीं पाए। तो चलिए, कहानी शुरू होती है लगभग सन 1600 से। कहाँ से शुरू होती है? सन 1600 से। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको सुनना है ना, केवल अभी कुछ लिखना उखना कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पूरा हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझ के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करना, है ना। ब्रिटेन की महारानी से चार्टर मतलब आज्ञा पत्र लेकर वो भारत पहुंचते हैं समुद्री रास्ते से, और उनका मकसद है व्यापार करना। सबसे बड़ा उद्देश्य जो था वो ये था कि यूरोपीय देशों में मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, स्पाइसेस, और वो भारत में बहुत होता है। और डिमांड क्यों थी? तो असल में यूरोपीय देशों में इतनी ठंड पड़ती है कि आप लोगों ने देखा होगा, मदिरा पान और मांस उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने खून को गर्म रख सकें उस बहुत ठंडे वातावरण में। लेकिन समस्या ये है कि हम बात कर रहे हैं 1600 की, और 1600 में रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना। तो मांस ठंड के दिनों में होता क्या है, जानवर हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं, अपना खाना इकट्ठा करते रहते हैं सामान्य मौसम में। तब उन्हें पता होता है कि ठंड आएगा तो पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाएगा, तो हमें खाना नहीं मिलेगा और हम बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। तो अपने बिलों में खाना इकट्ठा करके पूरे ठंड भर रह जाते हैं, तो शिकार मिलेगा नहीं ठंड में, और ठंड में ही शिकार चाहिए, उन्हें मांस चाहिए। अगर गर्मी में शिकार कर लें और मांस को रख लें कि ठंड में हम मांस खा के जीवित रहेंगे, तो मांस सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर तो था नहीं। तो फिर वो लोग ये जानते थे कि भारत में मसाले मिलते हैं जिनका लेप लगाकर हम मांस को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए यूरोपीय मार्केट में मसालों की बहुत डिमांड थी। तो अंग्रेज़ आते हैं और यहाँ मसालों से व्यापार शुरू करते हैं। बहुत सस्ते दामों में मसाला यहाँ मिल जाता है, और यूरोपीय अपना भी इस्तेमाल करते हैं। और यूरोप में बहुत सारे देश हैं, वहाँ के बाज़ारों में अच्छे मुनाफे में कमाते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं। व्यापार शुरू हो जाता है, धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाते जाते हैं। मसाला, कपास, चाय, व्यापार बढ़ाते चले जाते हैं अंग्रेज़ यहाँ। अच्छा, जब 1600 की बात कर रहे हैं, तब भारत में मुग़लों का शासन था। किसका शासन था? मुग़लों का।
मुगलों का शासन था। ठीक, व्यापार बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, और हम 164 वर्ष बाद पहुंच जाते हैं 1764 में। मतलब 164, अभी अंग्रेज़ यहाँ व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। 164 साल जब हम आगे चलते हैं तो 164 साल में जो दृश्य हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा युद्ध का मैदान। एक युद्ध का मैदान दिखाई देगा, और ये युद्ध का मैदान है बक्सर में। कहाँ? बक्सर। बक्सर कहाँ है? बिहार। बक्सर का युद्ध, इतिहास में ये जो 1764 का समय है ये बहुत चर्चित है बक्सर के युद्ध के नाम से, बक्सर का युद्ध। अब जब युद्ध का मैदान बक्सर का हम देखते हैं तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना खड़ी है और एक तरफ 3 लोगों की संयुक्त सेना खड़ी है। 3 संयुक्त सेना प्लस एक तो मुग़ल बादशाह, एक मुग़ल जो बादशाह था उसकी सेना खड़ी है, शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय सेकंड। दूसरा था बंगाल का नवाब मीर जाफर की सेना थी। प्लस अवध का नवाब शुजा-उद-दौला की सेना थी। उद्दौला जो सूजा हुआ हो, शुजा-उद-दौला, इन तीनों की सेना थी, बहुत बड़ी सेना। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इन 164 सालों में अपने गोदाम, अपने फैक्ट्री जो भी उन्होंने लगा रखी थी उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी सिक्योरिटी के लिए एक छोटी सी सेना बना रखी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है और इधर 3 लोगों की बहुत बड़ी संयुक्त सेना है। इन 164 सालों में ये 3 लोग इनके खिलाफ क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन 164 सालों में अंग्रेज़ों ने इनकी हालत पतली कर रखी थी। ये सब विरुद्ध हो गए अंग्रेज़ों के, जो अंग्रेज़ व्यापारी बनकर आए थे उनके विरुद्ध खड़े हैं ये लोग, क्योंकि इससे पहले भी छुटपुट प्लासी का युद्ध ये सब हो चुका था। और इसमें जो है अंग्रेज़ों ने अपने भारत में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की थी, है ना। तो ये समय 1764 में हम जब पहुंचते हैं तो स्थिति ये बन गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो व्यापारी बनकर आई थी, उसके सपने कुछ और बढ़ गए थे। भारत में अब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। इन तीनों की सेना, तो मुग़ल बादशाह, भारत में मुग़ल का शासन था तो एक मुग़ल बादशाह होता था। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे बंगाल और अवध, यहाँ पे नवाबों का शासन था, मतलब मुस्लिम शासक वर्ग, उनको नवाब कहा जाता था, नवाबों का शासन था। इन तीनों, अब उन तीनों का कॉमन दुश्मन अंग्रेज़ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो बक्सर के युद्ध में इसीलिए हम आमने सामने देख रहे हैं इनको। युद्ध का परिणाम क्या रहा? युद्ध का परिणाम ये रहा कि बक्सर का युद्ध खत्म हो गया और ये युद्ध अंग्रेज़ों ने इतनी बड़ी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने इतनी बड़ी सेना को पराजित कर दिया। कारण, अंग्रेज़ युद्ध कौशल में हमेशा से निपुण रहे हैं। दूसरी बात यह कि आधुनिक हथियार, है ना, एती एमन यलगार हो, तलवार लेके दूर से निकले, वो तिठाएँ से लेकर निपट गए। तो युद्ध कला, युद्ध की रणनीति और आधुनिक हथियार ये कारण बना कि उतनी छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने इन सबको पराजित कर दिया। पराजित कर दिया तो ऐसा नहीं किया कि मुग़ल बादशाह का सिर काट दिया, इनका सिर काट दिया। इन लोगों ने ये कहा, हमारा काम हो गया, तुम पराजित हो गए, अब तुम डरो हमसे, अब तुम डरो हमसे। अब नाम के लिए तुम मुग़ल बादशाह बने रहो, बंगाल के नवाब बने रहो, लेकिन अब जीजा जो बोलेगा वो साला करेगा। इनकी स्थिति ये हो गई, ये साले बन गए, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। जैसे सलमान खान बोलता था जैकी श्रॉफ को बंधन में, वैसी स्थिति हो गई इनकी। नाम के लिए ये रहे, लेकिन अब स्थिति गड़बड़ा गई है। अब ये डरते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक, इसका परिणाम ये हुआ कि 1765 में
इसी युद्ध के चलते 1765 में 1765 अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार मिल गए। कहाँ कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इन्होंने मांगा मुग़ल बादशाह से, हाँ भैया हमको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार चाहिए। इन तो वैसे ही फटी पड़ी है, मना कर नहीं सकते थे, ना चाहते हुए भी इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार देने पड़े। दीवानी अधिकार से क्या समझना है हमें भाई? मतलब यह है कि इन क्षेत्रों के जो स्वामी हैं, जो राजा हैं, शासक हैं, वो बने रहो, तुम हमें उससे कुछ नहीं करना भैया, हमें दीवानी अधिकार दो। यहाँ का मतलब नाम कि तुम रहोगे, लेकिन हमारा प्रशासन कैसे चलेगा, कर कैसे वसूलना है, क्या करना है, इस सब पे नियंत्रण हमारा होगा। क्या कर होगा, क्या कर वसूलना है, इस सब पे नियंत्रण हमारा होगा। मांग लिए, नहीं चाहते थे, फिर भी देना पड़ा। नहीं देते तो फिर से युद्ध हो जाता, फिर तो निपटा देते। तो ये कारण था। सवाल ये पैदा होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ही दीवानी अधिकार इन्होंने क्यों मांगे? क्यों मांगे? भारत तो बहुत बड़ा था, केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्यों चुना? कुछ भी मांग सकते थे, पंजाब मांग सकते थे, नहीं दिल्ली मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र क्यों चुना? क्यों अंग्रेज़ों ने इन्हीं क्षेत्रों के दीवानी अधिकार मांगे? उसका कारण ये था कि अरे यार खसत ये भारत का नक्शा मान लो, अभी क्या नहीं दिख रहा है इसमें तो कोई वो दिक्कत नहीं है, जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखो भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए उस समय तो जहाज ही सबसे बड़ा माध्यम था, हवाई जहाज तो था नहीं, है ना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है, पोर्ट, बंदरगाह। और अंग्रेज़ों का जो व्यापार था वो यहाँ बंदरगाह के माध्यम से होता था। अब देखो उस समय की बात कर रहा हूँ ना, ये तो आज आप देख रहे हो बिहार, वेस्ट बंगाल इस प्रकार से ना, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय देखो ये जो बंगाल प्रांत है ना, ये बहुत बड़ा था, ये असम, ये पूरा, ये बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश है, ये पूरा बंगाल था। बिहार और उड़ीसा, ये झारखंड था नहीं, तो ये इतने क्षेत्रों के इन्होंने क्या मांग लिए? दीवानी अधिकार। इसलिए मांगे, दो कारण थे। एक, अगर ये क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगा तो बंदरगाह इनके नियंत्रण में होगा। बंदरगाह पहले क्या होता था भाई, ये अपना जहाज़ से माल लाए ले गए, तो फिर अंग्रेज़ों को या मुग़लों को या फिर जो भी शासक उनको टैक्स देना पड़ता था। उनको टैक्स देना पड़ता था। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल जो खरीदेंगे, जहाँ से खरीदेंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, तब खरीदेंगे। अभी ये दीवानी अधिकार जो मिला ना, एक नाम मात्र का टोकन, बोला कि साल भर में हम तुमको इतना पैसा बस देंगे, मतलब 10,000 देंगे और कमाई करेंगे 2 करोड़ का, ये है ना। एक सालाना वार्षिक जो है अंग्रेज़ मुग़ल बादशाह को वादा किया कि ये हम तुमको देंगे, वो नाम का था बस, क्योंकि वो 10,000 के बाद 10 करोड़ की कमाई करने वाले थे। 2 कारण था, एक तो पोर्ट, बंदरगाह इनके नियंत्रण में हो गया। दूसरा ये दोआब शब्द सुने हो? दोआब एक नदी है मान लो बड़ी सी, और एक छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं बड़ी नदी से, है ना। और ये जो सफ़ेद वाली जो नदी छोटी छोटी आके इस मुख्य नदी से मिल रही, इन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज इन इंग्लिश।
तो इन मुख्य नदियों, सहायक नदियों के जाल एक निर्मित हो जाता है, तो ये वाला क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाएगा। क्यों? दोआब क्षेत्र, है ना। और एक और नदी है मान लो, एक और नदी है मान लो, और इसकी भी सहायक नदियाँ होंगी, तो ये दो नदियों का दोआब क्षेत्र बन गया। तो इसको हम क्या बोल दिए, ये मान लो गंगा है, ये यमुना है, तो ये क्या क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। यहाँ पर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था, जानते हो ना, गंगा यमुना उधर ही है ना। दोआब क्षेत्र समझ गए ना। क्यों? क्योंकि वो नदियों के जाल से, वो जो बीच बीच की भूमि दिख रही है, नदियों का जाल है, तो वहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं है, वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ होगी और उत्पादन 10 गुना 15 गुना ज़्यादा होता है। और अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए चाहिए क्या था, रॉ मटेरियल, कपास, यही सब चाहिए था ना, नहीं। चाय की खेती भी दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र में होती ना। तो ये दोआब क्षेत्र और बंदरगाह, इसीलिए उन्होंने ये मांगा। ये भी मांग सकते थे, ये भी मांग सकते थे, नहीं मांगा, ये मांगा। अब यहाँ से जो दीवानी अधिकार 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद मिला, हम कह सकते हैं कि ये जो बक्सर का युद्ध था, पहली बार अंग्रेज़ों ने भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे शासक नहीं बने, लेकिन शासन का स्वाद तो चख लिया। अप्रत्यक्ष रूप से शासन ही कर रहे हैं, तो ये पहला युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बक्सर का युद्ध वो मील का पत्थर साबित हुआ अंग्रेज़ों के लिए, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने पांव भारत में जमाना शुरू किया। इसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे अंग्रेज़ पूरे भारत को नियंत्रण में ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है कहानी? चलो, ये कहानी शुरू हुई, एक हिस्सा है। कहानी आगे बढ़ाते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं और हम पहुँचते हैं अब 1857 में। 1600 में अंग्रेज़ आए, 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ, और हम कहाँ पहुँच गए अब 1857। और यहाँ नाम आएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे 64 युद्ध तो 64 में हुआ नोनी, 65 में दीवानी अधिकार मिला। अक्टूबर में ये युद्ध शुरू होता है, ख़त्म होते होते अगले साल हो जाता है, नेक्स्ट ईयर हो जाता है, तो 65 में वो दीवानी अधिकार लेते हैं। 1857 मतलब अंग्रेज़ जब भारत आए तो हम 250 साल लगभग आगे पहुंच गए। क्या परिवर्तन हुआ इन 250 सालों में? इस समय तक लगभग पूरा भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका है ना। धीरे धीरे पूरा कब्जा बढ़ाते चले गए और 1857 तक पूरे भारत में कब्जा कर लिया। अब 1857 में अब पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, तो जाहिर सी बात है अपनी सेना भी बढ़ाई होगी, बड़ी की, और 60% के आसपास भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल थे। कहाँ से लाएंगे इतना? हमारी तरह जनसंख्या देशों की नहीं, यूरोपीय देशों की, है ना। हम भले जो है निठल्ले रहें, लेकिन एक बात में हमारा कोई तोड़ नहीं है, वो है प्रोडक्टिविटी में। भारत बच्चा पैदा करने में हमेशा से अग्रणी रहा है। चाइना हमसे आगे था, वो भी पिछड़ गया है। अब हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, है ना। तो भारतीय जो है भले खाने को ना हो, लेकिन बच्चा पैदा करने में कोई कोताही नहीं करते। 60% भारतीयों को उन्होंने अपनी सेना में शामिल किया। सेना जो होती है ना, तो विभिन्न जगह टुकड़ी बनाकर पोस्टर रखती है, पूरा भारत नियंत्रण में। कोई टुकड़ी मेरठ में रखी है, तो कोई बंगाल में रखी है, तो कोई कहीं रखी। इसी में से एक टुकड़ी थी बंगाल रेजिमेंट, जो उस समय कहाँ थी? मेरठ में। मेरठ जानते हो? मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ एक शहर है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर बंगाल रेजिमेंट, अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी की एक टुकड़ी बंगाल रेजिमेंट वहाँ थी।
उन्हीं में एक सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे मस्त नहा धो के सवेरे, ब्राह्मण था, पांडे सरनेम से लग रहा है, ब्राह्मण था, सवेरे मस्त नहा धो के आ रहा था धोती में। स्वीपर एक वहाँ झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लग गया या परछाई पड़ गई जो भी है, क्योंकि वो समय ऐसा था ना, उस समय बहुत छुआछूत और ये सब बहुत मानते थे, कुछ मूर्ख आदमी मानते हैं, ऐसा था। तो उसने बोला तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अशुद्ध कर दिया मुझे, मैं अभी अभी स्नान करके आ रहा हूँ। तो वो हंसने लगा, वो एक तो तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया और हंस रहा है ऊपर से। तो बोलता है धर्म बचा होगा तो ना भ्रष्ट होगा। वो तो क्या बकवास करता है। बोला चलो दिखाता हूँ तुमको। तो मेरठ में वो अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री में ले जाता है मंगल पांडे को, और इस फैक्ट्री में क्या बन रहा था, कार्ट्रिज। क्या कहते हैं इसे, कार्ट्रिज, अंग्रेजी में कार्ट्रिज कहते हैं। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं अपनी अंग्रेजी लिखूंगा तो बहुत सारे हिंदी माध्यम को समझ में नहीं आता है। मैं अगर इसे लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, कर्सिव राइटिंग। तो हिंदी माध्यम के बहुत सारे छात्र शिकायत करते हैं सर आप ऐसे लिखते हो घुमा घुमा के, समझ में नहीं आता। कार्ट्रिज, इसे हिंदी में कहते हैं गोली का खोल, बुलेट का खोल, बाहरी खोल जो होता है वो, ये बनता था यहाँ। अंग्रेज़ों को गाय और सूअर की चर्बी से गोली का खोल बनाना सस्ता पड़ता था, तो उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी से गोली का खोल बनाना शुरू किया। गोली का खोल, भाई सूअर जो है मुसलमानों के लिए हराम है और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है। अब ये लोग बोल रहे हैं भैया जिस गोली के खोल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें गाय की चर्बी मिली है, गौ माता की चर्बी मिली, तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मुसलमानों के लिए पाप है, हराम है, उनका भी धर्म भ्रष्ट हो रहा है। मंगल पांडे बैरक में पहुंचा, बताया सबको, मुस्लिम और हिंदू सब सैनिक थे उसमें। तुरंत कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया, शस्त्र लूटे और 2 अंग्रेज़ों को गोली मारी और भाग खड़े हुए। इसी विद्रोह को कहा जाता है 1857 का विद्रोह, सैन्य विद्रोह। और इसी विद्रोह को कुछ इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कहा है, कि यहीं से भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम शुरू होता है। हालांकि कारण कुछ और था, कारण धर्म पे आघात था, लेकिन इतिहास की कड़ी में इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम माना जाता है। ठीक, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों ने कहा कि ये शुद्ध सिपाही विद्रोह था, है ना, सिपाहियों का विद्रोह था, ये भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम नहीं था, सिपाही विद्रोह था। लेकिन हमें जो पॉपुलरली नोन नोशन है वो मानना है कि ये इसी को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम माना जाता है। ये भागते भागते दिल्ली से मेरठ पास है ना, भागते भागते तड़के तड़के पहुँचे दिल्ली, और दिल्ली में मुग़ल बादशाह बैठा हुआ नाम का। 1764 के बाद से तो नाम का ही बादशाह रह गया था वो, है ना, मुग़ल बादशाह नाम के रह गए थे। और इस समय मुग़ल बादशाह जो है उसका नाम है बहादुर शाह जफ़र। कौन है? बहादुर शाह जफ़र। हालांकि जरा भी बहादुर नहीं था ये, बहादुर शाह जफ़र। साठ साल का बुढ़ा, लंबी लंबी दाढ़ी, नाम का मुग़ल बादशाह है। पहुँचे ये लोग मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के दरबार में पहुँचे और बताया कि हमने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। पहले तो मुग़ल बादशाह की फटी, और ये साला विद्रोह करके मेरे पास आए, अंग्रेज़ों को मालूम चला तो मुझे ही निपटा देंगे। लेकिन थोड़े समय के बाद, बातचीत के बाद, बहादुर शाह जफ़र के मन में लड्डू फूटा कि ये तो कुछ सैनिक हैं, और अंग्रेज़ों की सेना में 60% से ज़्यादा तो मुसलमान और हिंदू सैनिक हैं भारत के।
अगर ऐसी बात है तो सारे सैनिक अगर मेरी तरफ आ गए तो फिर अपनी छीनी हुई शान वापस प्राप्त कर सकता हूँ। एक रात नहीं लगेगा अंग्रेजों को निपटाने में। तो फिर जो आज नाम का बादशाह हूँ, वास्तविक शक्ति मेरे पास आ जाएगी, मैं अपनी मन का कर पाऊंगा? नहीं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अनारकली को बुला के नचवा रहा हूँ, दारू पी लेता हूँ, लेकिन कोई निर्णय में ले सकता ही नहीं। जो अंग्रेज़ बोलते हैं, जो जीजा बोलते हैं, मुझे करना पड़ता है। ऐसी स्थिति है मेरी, कुकुर जैसे स्थिति। मन में लड्डू फूटा इसके, ये बोल दिया हाओ मैं तुम्हारा नेता हूँ। इसने इधर उधर आह्वान किया, इधर उधर कि भाई हमें इन सिपाहियों का साथ देना है, हमने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंकना है। अलग अलग जगह। अब देखो ये लोग क्यों गए मुग़ल बादशाह के पास? देखो मुग़लों को, मुग़ल भी तो बाहरी आक्रांता थे, आप बाहर से ही आए थे, भारत को गुलाम बनाया था। लेकिन मुग़लों और अंग्रेज़ों में एक अंतर था। मुग़ल आए तो मुग़ल यहाँ पर लंबे अवधि तक रहे और यहाँ की संस्कृति परंपरा में रच बस गए, है ना। हालांकि स्वतंत्रता तो उनसे भी चाहिए थी, लेकिन क्या है, अब अंग्रेज़ों और मुग़लों की तुलना की जाए तो मुग़ल भारतीयों को मुग़लों पर ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि वो लगभग हिंदी बोलते थे, भारतीयों जैसा परंपरा और ये सब में ढल गए थे। तो विद्रोह इन्होंने आह्वान किया मुग़ल बादशाह ने। उधर ग्वालियर में रानी झांसी, कानपुर में तात्या टोपे, है ना, दिल्ली में बेगम हज़रत महल, लखनऊ में, बिहार में कुंवर जगदीश सिंह, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। इसी विद्रोह का भाग था ना जो फैला भारत में। विद्रोह हो गया, अंग्रेज़ों ने अपनी टुकड़ियां भेजी और इस विद्रोह को दबा दिया। हर जगह रानी लक्ष्मीबाई भी इस दौरान शहीद हो गई, है ना। और मुग़ल बादशाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। गिरफ्तार करके उन्हें रंगून भेज दिया गया, एग्जाइल। ठीक, मतलब कुल मिलाकर ये विद्रोह जो शुरू हुआ दबा, अंग्रेज़ों ने इसको दबाने में सफलता प्राप्त कर ली। क्यों सफल हो गए अंग्रेज़ इस 1857 के विद्रोह को जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उठा, दबाने में क्यों कामयाबी प्राप्त कर ली अंग्रेज़ों ने? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि एक तो ये विद्रोह योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ, प्लान्ड नहीं था, अचानक हुआ आवेश में। दूसरा ये कि संगठित नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। अगर ये सारे लोग एक जगह उठकर इतनी बड़ी भीड़ में विद्रोह करते तो अंग्रेज़ों के लिए आसान नहीं था इसको दबाना। लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छुटपुट तरह से हुआ और अंग्रेज़ों ने अपनी अपनी टुकड़ी भेजकर दबा दिया इसको आराम से ना। तो एकता में शक्ति होती है, एक साथ होते सब लोग तो मुश्किल होता अंग्रेज़ों को। ये विद्रोह शांत हो गया, ख़त्म हो गया। ये विद्रोह दबा तो दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा, इतना फ़र्क पड़ा कि सीधे ब्रिटेन की महारानी तक जब ये खबर पहुंची तो वो थरथरा गई। वो इसलिए थरथरा गई कि भाई हम भारत पर कब्जा जमाने में और वहाँ नियंत्रण करने में इसलिए सफल हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, और उस सेना में 60% भारतीय हैं। अगर ये सारे लोग एक साथ विद्रोह कर दिया तो हमको घंटे में निपटा देंगे भारत से। उन्होंने क्या किया, तुरंत इसी 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन खींच लिया और सीधे अपने हाथों में ले लिया। अरे भैया तुम ख़त्म करो, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म करते हैं, अब सीधे ब्रिटेन की महारानी के माध्यम से भारत में शासन होगा। एक परिवर्तन ये हुआ। इससे पहले 1857 तक हम देखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, लेकिन 1857 के बाद हम देखेंगे ब्रिटेन की महारानी का शासन है भारत में।
और दूसरा देखो असर क्या हुआ, यहीं से क्रांतिकारी संगठनों का जन्म होता है। चिंगारी जो उठी तो एक विश्वास तो आया कि हम लड़ सकते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो चिंगारी उठी, यहीं से राष्ट्रीयता की भावना उठी और क्रांतिकारी संगठनों ने जन्म लिया। आगे चलकर हम देखेंगे बड़े बड़े क्रांतिकारी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे क्रांतिकारियों को देखेंगे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े और शहीद हुए। क्रांतिकारी, इनका उद्देश्य क्लियर था, अंग्रेज़ों को मार के मामा भारत को आज़ाद करना है। इनका उद्देश्य एकदम क्लियर था, मारना इनको सालों को, भगाना है यहाँ से। ये हुआ, यहाँ तक दूसरी कहानी का दूसरा भाग स्पष्ट है। सिर्फ सुनो, याद रहे ना रहे, यहाँ पर मैं आज और कल जो क्लास लूँगा वहाँ पे आपको सुनना है, याद रहे ना रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये सब आप टॉपिक में पढ़ोगे। मैं संविधान से इस इतिहास से ले जाकर आपको पहुँचाऊँगा वहाँ कि संविधान तक कैसे निर्माण होता है संविधान का, ऐसे पहुँचेंगे हम, है ना। अब देखो नेक्स्ट 1857 से हम आगे बढ़ते हैं। क्रांति तो दब गई, विद्रोह तो दब गया। अब हम पहुंचते हैं 1885 में। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा लगभग 30 साल आगे, 1885, और यहां आएगी कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना। ये सब पढ़ोगे आप इतिहास में, इधर उधर सब पढ़ोगे। ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये स्कॉटिश था। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड, यूरोप का एक देश है स्कॉटलैंड, ये वहाँ का निवासी था, यूरोपीय था। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। वही कांग्रेस मैडम सोनिया, ये वही कांग्रेस उस समय निर्माण हुआ था कांग्रेस का। किसने किया था? एक यूरोपीय ने किया था। इतिहासकारों का मानना है कि ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में की, ये वास्तव में अंग्रेज़ों के इशारे पर किया गया था और एक चाल थी, षड्यंत्र था ये। अंग्रेज़ों ने ह्यूम को कहा कि तुम कांग्रेस बनाओ, पार्टी बनाओ, भारतीयों को कहो कि तुम्हारे ये पार्टी भारतीयों के लिए है, भारतीय इसमें शामिल होंगे और भारतीय अपनी मांगे अंग्रेजी सरकार के समक्ष रख सकेंगी इस पार्टी के माध्यम से। इतिहासकारों ने इसकी संज्ञा, कांग्रेस की संज्ञा सेफ्टी वॉल्व से की। तुलना किससे की इसकी? सेफ्टी वॉल्व जानते हो? पानी के बड़े बड़े जो पाइप होते हैं उसमें सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है ताकि पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके, बंद चालू किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। सेफ्टी वॉल्व से तुलना की कि 1857 की क्रांति से जो राष्ट्रीयता की भावना, जो आग उठी है, उसे कांग्रेस रूपी सेफ्टी वॉल्व से उसको नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अगर नियंत्रित नहीं हुआ तो 1857 में जो चिंगारी उठी है, मतलब वो विद्रोह भागर अंग्रेज़ों की सेना में फिर से हुआ, तो इस बार ये अंतिम पड़ाव होगा उनका। अब विद्रोह हुआ ऐसा, तो ऐसे किसी भविष्य के विद्रोह को रोकने के लिए वास्तव में कांग्रेस रूपी एक लॉलीपॉप अंग्रेज़ों ने भारतीयों को थमा दिया। समझ रहे हो कि नहीं? लॉलीपॉप, लागेलू, गाना सुने हो, है ना? कम कोई, अगर कोई भोजपुरी गाना कोई सुना होगा, नहीं सुना होगा, ये जरूर सुना होगा ना।
भोजपुरी गाने साले बहुत अश्लील होते हैं, चोली से शुरू होते हैं, पेटीकोट में ख़त्म होते हैं। तो भोजपुरी जो स्टार्स हैं ना, उनको पोर्न स्टार की संज्ञा दे दीजिए चाहिए, है ना। अश्लीलता मतलब साला गाना बनाएंगे तो अश्लीलता ही परोसेंगे। चलो छोड़ो उसको। ये हुआ, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 में। 1600 में अंग्रेज आए, 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया, 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम हो गया, विद्रोह हो गया, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। कहानी की और आगे बढ़ाते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं तो हम पहुंचते हैं 1939 से 45 यहाँ पहुंचते हैं। अब 1600 से सीधे हम पहुंच गए लगभग 350 साल बाद 1939 में। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना विश्व में हुई। क्या है इस समय, आइडिया है? विश्व युद्ध सुने हो? पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था ये, द्वितीय विश्व युद्ध। हुआ क्या? अब देखो दो तरफ, एक तरफ ध्रुवीय देश और एक तरफ मित्र देश, एक तरफ मित्र देश। मित्र देश बोले तो इधर कौन कौन शामिल है? इंग्लैंड, ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक और था, एक और था, छोड़ो। इधर कौन? इधर देखो, जर्मनी, जापान, जग, रूस, यहाँ मैं कुछ हो सकता हूँ, अपने मेमोरी पे चल रहा हूँ मैं। यहाँ एक और देश था, चलो उसको देखते हैं। हाँ, यस, इटली था, इटली, है ना। और यहाँ एक देश और है, मेरे दिमाग से निकल रहा है। हुआ यह कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड ब्रिटेन का एलाइड मित्र था, तो इंग्लैंड इसलिए भी युद्ध में कूद गया। तो जो युद्ध होता है ना, ऐसा होता है कि अरे वो कर उमर के दोस्त आ गए था, हमारा बुलाओ, उधर से मित्र, तो ये अपना बुला लिया और इधर ये अपने मित्र और बुला लिए, और विश्व युद्ध शुरू हो गया। धाएँ धाएँ मिसाइल रात भर दिन भर चला थे, है ना। बहुत सारे राष्ट्र इसमें इस युद्ध में भिड़ गए थे, तो इसीलिए विश्व युद्ध कहा जाता है। एक बार गूगल में देखो तो बता रहा है, बताना चाहिए, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मोबाइल तो अंदर क्यों रख दी है? गूगल में खोजने नहीं आता। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो,
इस युद्ध का जो परिणाम होगा वही वो होगा भारत की स्वतंत्रता। कैसे? इस युद्ध में ब्रिटेन अपने भारत से सैनिक भेज रहा है और वो जा रहे हैं वहाँ, कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, निपट रहे हैं। जितना पैसा लूट खसोट के कमाया वो सब कहाँ घुस रहा है अब? युद्ध में। मतलब इस जो ये 5-6 सालों तक चला, ये जो 1939 से 45 तक, इसमें कमर टूट गई ब्रिटेन की। सैन्य दृष्टि से भी कमज़ोर हो गए और वित्तीय दृष्टि से भी कमज़ोर हो गए। और भाई भारत में क्रांतिकारी संगठनों का उदय तो हो चुका था 1857 के बाद से, और यहाँ कांग्रेस भी धीरे धीरे बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है ना, जिसमें कांग्रेस में बड़े बड़े नेता आपको दिखाई देंगे धीरे धीरे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब दिखाई देंगे आपको। वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, ये सब आप इतिहास में पढ़ोगे, उसमें कंफ्यूज मत हो। सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। जब ये विश्व युद्ध शुरू हुआ ना, तो सुभाष चंद्र बोस गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि भैया ये बहुत बढ़िया मौका है, हम जापान का सहयोग लेते हैं और अंग्रेज़ों को इसी समय ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन गांधी जानते हो, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे करो वाला फिलॉसफी है ना, ये फिलॉसफी मूर्खता है। तुमको क्या लगता है अंग्रेज इतने शरीफ होते कि एक गाल आगे करो तो दूसरे गाल पे नहीं मारेगा? वो और मारेगा, साला चूतिया है ना। मैं इस फिलॉसफी के विरुद्ध हूँ। भले दुनिया जो है बहुत अहिंसा अहिंसा अहिंसा, वो अपने उस पे रह गए और सुभाष चंद्र बोस ने गुस्सा गए और उन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया। यहाँ से तुरंत गए सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे, कांग्रेस की नीति उन्हें रास नहीं आई। सिंगापुर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज है ना, हालांकि कैप्टन मोहन सिंह को श्रेय जाता है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जाकर खड़ा किया सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। और जापान के सहयोग से कुछ निकल गए भारत की ओर, है ना। जापान का सहयोग लिया, भारत की ओर निकला और अंडमान निकोबार और बहुत सारे क्षेत्रों में तो कब्जा भी कर लिया अंग्रेज़ों को खदेड़ कर और झंडा गाड़ दिया। आज़ाद करना उनका, भारत की आज़ादी उनका उद्देश्य था। लोग बड़ी ही चालाकी से, देखो एनसीईआरटी की में कांग्रेस के महिमा मंडल करने के लिए कहानियाँ डाली गई है ना, और पूरा श्रेय भारत की आज़ादी का महात्मा गांधी जी को दे दिया गया। वो इसलिए दिया गया, उसका उद्देश्य था, क्योंकि महात्मा गांधी का महिमा मंडल होगा मतलब कांग्रेस का महिमा मंडल होगा। और अगर छात्र यही बचपने से पढ़ेंगे तो क्या होगा, कांग्रेस इसका लाभ उठाएगी राजनीति में और हमेशा शासन करती रहेगी। और हुआ भी 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, है ना। राजनीति गू है वैसे, वो चाहे भाजपा की राजनीति हो चाहे कांग्रेस की। राजनीतिज्ञ जो है, राजनीति करने के लिए ये बताओ कि सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? एक राजनीतिज्ञ के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए आज की दृष्टि में? उसको मक्कार और झूठा होना चाहिए, तभी वो अच्छा राजनीतिज्ञ बन सकता है। सज्जन लोगों को तो कोई वोट ही नहीं देता, जनता भी वोट नहीं देती। और तुम जाओगे ईमानदारी से बोलोगे, देख भैया मेरे पास बिल्कुल पैसा कौड़ी नहीं है, मेरे को वोट दीजिए, मैं यदि विधायक और सांसद चुन के आऊँगा तो आपकी सेवा ईमानदारी से करूँगा, कोई वोट नहीं देगा उसको। जनता खुद स्वयं भ्रष्ट है ना। नेता कैसे चुनाव जीतते हैं साले, रोज चुनाव से पहले वो दारू बांटा थे, पेटीकोट बांटा थे, बिछिया बांटा थे, पैसा बांटा थे, तो वो मन जीता थे। ऐसे ही लोग जीतते हैं। क्यों जीतते हैं ऐसे लोग? क्योंकि जनता स्वयं भ्रष्ट है ना, मूर्ख है, बिक जाती है एक क्वार्टर में मुर्गा में
और अरे ये तो मोर हीरो है, मोर नेता तो ही, अरे मतलब दारू और मुर्गा खवाइस। हाँ तो वो तो चालाकी, वो तो फिर मूर्ख हैं। और अभी चुनाव आने वाला बेगारी भत्ता हो, उसमें भी दुनिया भर की शर्तें। ये चीज़ें हो गई। सुभाष, वास्तव में अंग्रेज डर रहे थे सुभाष चंद्र बोस से, क्योंकि ये तो कमज़ोर हो चुके हैं, सेना इनकी कमज़ोर हो चुकी है, पैसा है नहीं, पैसा तो युद्ध में घुस रहा है। और सुभाष चंद्र बोस उधर से जापान से चढ़ाई कर रहा है, जापान के सहयोग से, और क्रांतिकारी इधर और एक्टिव हैं। अरे खोजो सालों को, जहाँ अंग्रेजी के बम फेंको, उड़ाओ, ख़त्म करो। ये था वास्तव में। अंग्रेज़ों ने बड़ी ही चालाकी से ये युद्ध ख़त्म हुआ नहीं, घोषणा कर दिया हम भारत को छोड़ रहे हैं भाई, आज़ाद कर देंगे हम भारत को। घोषणा कर दिया अंग्रेज़ों को, इसी दौरान घोषणा कर दिया कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, घोषणा कर दिया। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। किसने घोषणा किया? क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली, एटली केटली जो बोल लो साले को, एटली घोषणा कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दिया कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे और हम जाएंगे भारत को छोड़कर तो कांग्रेस को यहाँ की सत्ता सौंपकर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, है ना। सारा श्रेय किसको दे दिया? कांग्रेस को। क्यों? उसके भी पीछे एक रणनीति है। अंग्रेज़ों ने सिर्फ भारत को गुलाम नहीं बनाया था, अंग्रेज़ों ने विश्व के लगभग 54 देशों को गुलाम बना के रखा था। 54, चाइना भी, बता रहा हूँ तुमको, अमेरिका भी कभी गुलाम था। अगर ये बोल देते कि क्रांतिकारियों और सुभाष चंद्र बोस की डर से हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं, तो ये मैसेज उन सारे देशों में चला जाता। वो भी बोलते हम लोग भी मारते हैं इनको, अंग्रेज़ों को, तब ये लोग आज़ाद करेंगे। बड़ी चालाकी से उन्होंने श्रेय किसको दे दिया? कांग्रेस को, ताकि लोग मूर्ख बने रहें, अहिंसा के मार्ग का पालन करें। उससे तो हमारा नुकसान नहीं है। लेकिन आज सुभाष चंद्र बोस अगर उन देशों में पैदा होने लगे, क्रांतिकारी पैदा होने लगे, तो हमारी खैर नहीं। ये था, ये चालाकियाँ, ये है थी रणनीति। तो कुल मिलाकर घोषणा कर दिया, है ना, भारत, लेकिन पहले ही आज़ाद हो गया भारत। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ पहले ही छोड़कर चले गए। इस प्रकार से हम पहुंच गए भारत की आज़ादी तक, है ना। हैव अ ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, कहानी इसके बाद जारी रहेगी। भारत स्वतंत्र हो गया ना, 15 अगस्त 1947। ये तो बच्चे को पता होगा। भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों ने पहले ही घोषणा कर दी थी, है ना, तो भाई इनको तो अब ये स्पष्ट हो गया था कि भारत स्वतंत्र होने वाला है। और ये भी तय था कि जो स्वतंत्र भारत होगा वो कैसा होगा, वहाँ अब राजशाही नहीं चलेगी, राजा महाराजा का शासन नहीं चलेगा, बल्कि लोकतंत्र होगा। क्या होगा स्वतंत्र भारत में? लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ जानते हो? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि शासन किसके द्वारा होगा? एक सरकार द्वारा होगा। एक सरकार शासन करेगी देश में, और ये सरकार कैसी होगी? जनता की सरकार होगी, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होगी। और सरकार किसके लिए काम करेगी? जनता के लिए। पढ़े होगे इसके, जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए, कभी सुने होगे। अगर धूमिल हो गया होगा तो अभी रिमाइंड हो रहा है।
लोकतंत्र का अर्थ ये होता है, अगर कोई देश लोकतंत्रात्मक देश है, इसका मतलब वहाँ पर शासन सरकार के माध्यम से होगा। राजा महाराजा शासन नहीं करेंगे, सरकार करेगी। और सरकार कैसी होगी? जनता की होगी। मतलब हमारे ही बीच से लोग सभा चुनाव में खड़े होते हैं ना, लोग हमारे ही बीच से खड़े होते हैं, उनके दो नाक तो नहीं होते, हमारे बीच के ही होते हैं ना, वो खड़े होते हैं। जनता द्वारा चुनी जाएगी, हम ही लोग मतदान करते हैं, तो जो जीतता है सरकार का हिस्सा बनता है। और फिर सरकार में जब शामिल हो जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? किसके लिए कार्य करना? झूठ है ये। उसका उद्देश्य होता है अपने परिवार और अपनी पीढ़ियों के लिए कार्य करना। लेकिन किताबों में यही लिखा है, हमें यही मानना है। सच्चाई भिन्न हो सकती है, भिन्न है ना। ये नेता हाथ जोड़कर सेवा का अवसर के लिए नहीं जाते हैं। ये हाथ जोड़कर जाते हैं कि हमें अवसर दीजिए कि हम भ्रष्टाचार कर सकें, करोड़ों अरबों का घोटाला कर सकें और अपनी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर सकें। वास्तविकता ये है। खैर, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारतीयों को सीख देने के लिए कि कैसे स्वतंत्रता के बाद कैसे सरकार चलाई जाएगी, है ना, एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया। स्वतंत्रता से पहले ही अंतरिम सरकार का निर्माण किया, है ना, अंतरिम सरकार का निर्माण कर दिया कि जिससे सिखाया जा सके कि स्वतंत्रता के पश्चात कैसे शासन होगा। इसके अध्यक्ष, अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे उस समय थे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉवेल। कौन थे? वॉवेल। और उपाध्यक्ष अंतरिम सरकार के बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। और इसमें मंत्री पद भी दिए गए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, है ना, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। जैसे आज होता है मंत्री होते हैं ना, जैसे वैसे ही विभिन्न व्यक्तियों को मंत्री पद भी दिए गए। ठीक, सब पढ़ोगे डिटेल में आगे आप। अंतरिम सरकार बनी, हम स्वतंत्र हो गए। अब हम स्वतंत्र हो गए तो ये देखो अंतरिम सरकार बनी, और इसी बीच में नवंबर 1946 अब अंग्रेज़ों ने क्या बोला? देखो भाई स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा। देखो भाई, हम तो लंबे समय तक गुलाम रहे, कभी अरबियों ने हमें गुलाम बनाया, कभी मुग़लों ने गुलाम बनाया, और फिर आप लोगों ने गुलाम बना दिया। हमें आइडिया है नहीं कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा। तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी कि भारत का संविधान बनाने में हमारी सहायता करें। तो अंग्रेज़ों ने नवंबर 1946 में एक 3 सदस्यीय दल भेजा, 3 सदस्य का दल भेजा। और इस दल को हम किस नाम से जानेंगे? कैबिनेट मिशन। किस नाम से जानेंगे? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। हाँ, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। मुखिया था पैथिक लॉरेंस। तो इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य ये लोग थे, और मुखिया कौन था? पैथिक लॉरेंस। इनको भेजा भारत कि जाइए आप भारत का संविधान बनाने में सहायता करें। तो कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया। किसका गठन किया? संविधान सभा। सिर्फ समझो, तुम्हारे दिमाग में कुछ रहता नहीं रहता ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त नहीं है। इस वक्त मैं संविधान की प्रॉपर जो टॉपिक वाइज क्लास शुरू करने से पहले आपको 4-5 क्लास केवल बेसिक क्लास लूँगा, जो आपको संविधान की समझ विकसित करने के लिए होगा
क्योंकि मेरा स्टाइल अलग है और मेरा मानना ये है कि इस क्लास के बाद जब संविधान शुरू होता है तो लोगों को संविधान बहुत स्पष्ट और बड़ी आसानी से समझ में आता है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या बनाया? संविधान सभा बनाया। जाड़ लगा थे का? तो जाड़ नहीं लगे ना? करिया लोगों को ज़्यादा जाड़ लगता है, जैसे मैं गर्मी मेरे को हमेशा गर्मी लगता रहता है। तुमको कैसा लगता है? गर्मी ज़्यादा लगता है? वो इसलिए क्योंकि आप हम लोग करिया है, तो सूरज की जो रोशनी होती है ना उसको सोख लेते हैं, हमारी चमड़ी सोख लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है, तो गर्मी हमारे अंदर रह जाती है। गोरे लोग जो होते हैं क्या होता है, सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे टकरा के वापस चली जाती है, तो उन लोगों को उतनी गर्मी नहीं लगती है ना। तो संविधान सभा बनाया। इस संविधान सभा में कितने सदस्य? 389 सदस्य बनाए गए। अब इसका विश्लेषण हम बाद में देखेंगे कि भाई कैसे अप्रत्यक्ष चुने गए, है ना, ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए और या देसी रियासतों से चुने गए, वो हम बाद में देखेंगे। अभी उसमें डिटेल में नहीं जाते, जब टॉपिक आएगा तो उसमें चलेंगे। एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें 389 सदस्य, कुछ सदस्य इसमें ब्रिटिश प्रांतों के थे, मतलब अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष भारत के जिन हिस्सों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था, अंग्रेज़ों ने उसे प्रांत का दर्जा दे दिया। जैसे आज राज्य है ना, भारत के अंदर राज्य छत्तीसगढ़, बंगाल, अंग्रेज़ों ने क्या बनाया था? प्रांत बनाया था। तो जो अंग्रेज़ों के सीधे नियंत्रण और कब्जे में थे उन्हें वो ब्रिटिश प्रांत कहते थे, है ना। और कुछ क्षेत्र स्वतंत्र थे, छोटे छोटे राजा महाराजा अभी भी शासन करते थे जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उनको कहा जाता था देसी रियासत। अंग्रेज़ क्या कहते थे उसको? देसी रियासत। ठीक, तो देसी रियासतों के भी सदस्य थे, इसमें प्रतिनिधि थे, और ब्रिटिश प्रांत के भी प्रतिनिधि थे। क्लियर है? कोई समस्या? शंका दो प्रकार की होती है, दीर्घ शंका, लघु शंका ना। तो शंका चाहे दीर्घ हो चाहे लघु, उसका निवारण होना ज़रूरी है, वरना तकलीफ बढ़ जाती है ना। समझ रहे हो? शंका दो प्रकार की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी और उसकी नहीं। उसको भी हिंदी की भाषा में लघु शंका और दीर्घ शंका कहा जाता है ना। लघु शंका ये, दीर्घ शंका ये। तो चाहे इसमें शंका हो दीर्घ या लघु, चाहे वो वाली शंका हो, दोनों ही परेशान करती है ना। तो संविधान सभा बनी। अब देखो, संविधान सभा बन गई, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि हैं और देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी हैं इसमें शामिल। इनको जिम्मेदारी सौंपी गई भारत का संविधान बनाने की, संविधान सभा। तो देखो, कैबिनेट मिशन ने क्या बनाया? संविधान सभा बनाया, और संविधान सभा ने वास्तव में भारत के संविधान का निर्माण किया है। किसने निर्माण किया भारत के संविधान का? किसने किया है? कैबिनेट मिशन ने नहीं किया। कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाया, और भारत का संविधान बनाया किसने? संविधान सभा ने बनाया है ना। 389 सदस्य। इसी 389 सदस्यों में बहुत सारी मिलाकर, सदस्यों के मिलाकर बहुत सारी समितियां बनाई गई, बहुत सारी समितियां बनाई गई, है ना। प्रारूप समिति सुना होगा कभी का आपने, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, झंडा समिति, मूल अधिकार समिति, क्रेडेंशियल समिति, है ना, कार्य संबंधी समिति, बहुत सारी समितियां बनाई गई। अब ये समिति बिल्कुल वैसी है जैसे देख लो कि किसी घर में विवाह का आयोजन होना हो, है ना। तो एक बड़ा आयोजन, भारत का बहुत बड़ा संविधान बनाने की जिम्मेदारी संविधान सभा के पास है। जैसे घर में एक विवाह का आयोजन बहुत बड़ा आयोजन होता है,
तो हमर रेचकी के बिहाव लग गए, है ना। काकर संग लगिस, लेड़गा संग लगिस। अब रेचकी के बाबू, है ना, तो रेचकी के बाबू कौन? समारू, हमार समारू, है ना। तो समारू ला चिंता, सबसे बड़े चिंता ये है कि ओला मालूम है कि रेचकी के कनेक्शन कोनो और जगह फिक्स है। तो समारू ला चिंता ये है कि बॉलीवुड पिक्चर अब्बर देखे रहीस कि भाई एकदम बिहाव के समय एकदम मंडप में जाए से पहले जो दुल्हन होते वो साड़ी ओड़ी लगा के निकल जाते। तो वो ये गलती नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने शादी में जैसे समितियों को अलग अलग जिम्मा सौंपा गया, वैसे ही उन्होंने अलग अलग, जैसे घर में रेचकी के भाई थे, है ना, रेचकी के भाई टेटका, है ना, टेटका और गधा प्रसाद, तो दोनों भाइयों को जिम्मेदारी दी गई कि भैया तुम जो है टेंट का काम और मेहमानों को लाने ले जाने का काम करोगे। सब जिम्मेदारी बांट दी गई, सबको बांट दी गई। समारू के छोटे भाई रहीस तो बोला भैया तो ये वाले जिम्मेदारी संभाल लेबे। तो जितना बहनी मन आ रही ना, मामा घर ले, है ना, उमन खास जिम्मेदारी नज़र रखू रेचकी के ऊपर, है ना। और एकर कमरा में कोनो साड़ी पर्दा नहीं होना चाहिए। पिक्चर देखें, ऐसे साड़ी पर्दा ला जोड़ जोड़ के दुल्हन निकल लेते। पहला ये जिम्मेदारी समझे, नज़र रखना, निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मोहल्ले में कहाँ पर टाका और ये जो इमोशन का जो भावर जो ये जो होता है ना, तूफान, ये ऐम वक्त पे उठता है। लड़कियां मान लो, अव्वल तो ये सब करना नहीं चाहिए, ये सब मूर्खताएं हैं। अब मान लो ऐसा है तो भैया तुमको विवाह नहीं करना, पहले अपने पिता को बता दो। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, दबाव में हाँ भर देती हैं, उधर शादी तय हो जाता है, लेकिन इमोशन अपना खेल खेलता है। एकदम मंडप में जाने से पहले निर्णय लेती है, नहीं मैं किसी और की नहीं हो सकती, भगा गए। भाई ऐसे अवस्था में माता पिता की बहुत बदनामी होती है। तुम्हें विवाह नहीं करना है तो पहले ही मना कर दो, लेकिन अगर विवाह के लिए राजी हो तो फिर उसके बाद ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए ना। और भाई अब मान लो भाई किसी भी लड़की का पिता जो है वो चाहता है कि मेरा दामाद संपन्न हो, अच्छे पद पर हो, अच्छा पैसा हो, जहाँ मेरी लड़की खुश रहे, यही चाहता है। अब मान लो तुमने प्रेम किसी डीएसपी से किया, डिप्टी कलेक्टर से किया, तो भाई तुम्हें भी हिम्मत होगी बताने की अपने पिता को, भाई मैं इससे प्यार करती हूँ। तुम्हारा पिता भी हो सकता है समझ जा, अरे चलो कोई बात नहीं, जैसे भी थी मेरी टूरी आड़ा तिरछा, लेकिन दामाद बढ़िया चुना है। तो वो वहाँ हो सकता है अन्य जाति के होते हुए भी मान जाएं कि भाई दामाद तो बढ़िया चुना है ना। अब साला लड़की का पिता चाहता है कि मेरा दामाद अफसर हो, और लड़की प्रेम कर रही किसी पांठेला चलाने वाले से, तो किसका बाप मानेगा? है तब तो तुम रो गालो, सिर पीट लो, नहीं मानेगा बाप। वो बॉलीवुड फिल्में छोड़ दो, वो फिल्में हैं, है ना। फिल्म में मसाला डाला जाता है, वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं होता। वास्तविकता में जैसे ही तुम्हारे घर में पता चलेगा कि तुम लोग ये गड़बड़ कर रहे हो, तुरंत लात खाओगे और बाल पकड़ पकड़ के खाओगे, तुरंत, है ना। माता ने अगर कभी ना तुमको हाथ लगाया हो, लेकिन उस समय बाल पकड़ के घसीट घसीट के मारेगी। इस बात का अंदाजा है कि नहीं है? है? नहीं है तो ले लो अंदाजा, यही होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना। पढ़ाई के समय में केवल पढ़ाई होनी चाहिए, जब कुछ बन जाओगे तब देखना ये सब। अभी करोगे तो केवल लात खाओगे, और उसके बाद क्या होगा? तुरंत फिर आया बाया जैसा मिला विवाह, ख़त्म किस्सा।
फिर उसके बाद ना सहेली का बहाना लेके, गुपचुप का बहाना लेके निकल पाओगे ना कहीं, सब एकदम जंजीरों में बांध दिए जाओगे घर में। उसके बाद जैसा मिले भैसा मिले, जैसा जो तुमको तुम्हारी नज़र में करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा वैसी ना। लड़की है दुबली पतली, अब विवाह होते होकर सांड से, तो ऐसे हो जाए, ऐसने हो जाए। ठीक, संविधान का निर्माण ये हो गया। अच्छा, इन्होंने संविधान बनाना शुरू कर दिया, संविधान सभा ने संविधान बनाना शुरू कर दिया, है ना। 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए और 15 ये जो नवंबर 1946 को ये लोग आए और 47 के प्रारंभ में भारत का संविधान बनाना शुरू कर दिया। एकदम शुरू में, मतलब आज़ादी से पहले शुरुआत हो चुकी थी संविधान बनाने की ना, शुरू हो गया। लेकिन संविधान अभी बनते बनते बहुत समय लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है। एक तो 26 जनवरी 1950 का तारीख आएगा और एक तारीख थोड़ा सा इससे पहले आएगा, 26 नवंबर 1949। ये 2 डेट आएंगे। मतलब कुल मिला के कितना समय लगने वाला है इसको? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगने वाले हैं संविधान को, जो 1947 के शुरुआत में ही जिसका काम संविधान सभा ने शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन हम आज़ाद हो गए, कुछ महीने बाद आज़ाद हो गए। अब संविधान तो हमारा बना नहीं है, ताकि आज़ादी के बाद जो है चुनाव करवाए जा सकें, सरकार बनाई जा सके। संविधान बनेगा तभी तो चुनाव करवाया जाएगा। तो फिर 1947 के बाद यहाँ पर भारत का अपना स्वतंत्र पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इसको मिटा दूं, ये सब बीच में आ रहा है, कलाकारी कर रहा है ये। ठीक, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना, का निर्माण हुआ मंत्रिमंडल, क्योंकि चुनाव तो हो नहीं सकता था। तो फिर ये मंत्रिमंडल जो बना ना, बिना चुनाव के बना। तो ये भाई स्वतंत्र हो गए, सरकार चलाने के लिए होना तो चाहिए कोई। संविधान कब बनेगा, कब चुनाव होंगे, कब सरकार चुनी जाएगी, लेकिन तब तक कैसे चलाएं हम भारत को? तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना। अब इसमें प्रधानमंत्री बने कौन बने? नेहरू भाई, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के पूंछ, जहां महात्मा गांधी वहीं लुंगी पकड़ पकड़ पीछे रहते थे। इसी का परिणाम ये हुआ कि यही स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने ना। बनना किसको था? बनना वल्लभ भाई पटेल को था, लेकिन वही चालाकी और राजनीति जो हुई, वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और जवाहरलाल नेहरू बन गए। स्टोरी जानते हो? जानती हो प्रीति? 1946 में कांग्रेस का ना वार्षिक अध्यक्ष का चुनाव होता था, सम्मेलन होता था, अध्यक्ष का चुनाव होता था। तय ये हुआ कि जो भी इस बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा वही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, है ना। एक तरफ खड़े थे वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद के लिए, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले, जवाहरलाल नेहरू को 2। जवाहरलाल नेहरू हार गए। तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुन लिए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तय था पहले से, तो यही अब भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे स्वतंत्र भारत के। जवाहरलाल नेहरू मुंह फुला के भागा वहाँ से, सीधे गांधी के पास पहुँचे। पता नहीं क्या क्या वहाँ हुआ, समीकरण बना। गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को बुलाया। आधे घंटे बाद वल्लभ भाई पटेल निकले, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जानकारों का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू ने सीधे सीधे धमका दिया कि यदि मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं भारत को एक होने नहीं दूंगा। और
यही कारण था कि सरदार वल्लभ भाई गांधी ने बुलाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिज़ाइन कर दिया। मत ये था कि भाई भारत स्वतंत्र होना चाहिए, प्रधानमंत्री मेरा बनना ज़रूरी नहीं। तब इस प्रकार से ये बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक, गृह मंत्री बना दिए गए वल्लभ भाई पटेल, और इस प्रकार से फिर मंत्रिमंडल और बनाई गई और शासन चालू हो गया। ठीक, अब हमारा संविधान देखो, 26 नवंबर 1949 का समय आया। 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत कर लिया गया है ना। और क्या कर लिया गया? अधिनियमित कर लिया गया। टर्मिनोलॉजी पे अभी दिमाग मत खपाना, सब समझ जाओगे। इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान पूर्णतः तैयार नहीं है, लेकिन भाई हमें चुनाव की तैयारी करवानी, तो 15 प्रावधान संविधान के उस समय तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। लेकिन संविधान अभी पूर्ण बना नहीं है। पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 बन गया हमारा संविधान, बन के तैयार, पूर्णतः लागू हो गया 26 जनवरी 1950। ठीक, हमारा संविधान बन गया। तो ये संविधान तक का सफर था, है ना। हमारा मूल मुद्दा अब यहाँ से शुरू होता है। संविधान बन चुका है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हो गया, फिर देश में चुनाव करवाए जाएंगे, लोकसभा चुनाव होंगे। 1952 में पहली बार चुनी हुई सरकार बनेगी, स्वतंत्र भारत की चुनी हुई सरकार बनेगी। समझ रहे हो? ठीक, यहाँ तक की एक कहानी है, एक कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी, हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका है। संविधान इस प्रकार से किताब के रूप में तैयार हो गया, है ना। ये संविधान कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950। ठीक, ये जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये वास्तव में हस्तलिखित था। क्या था ये? हस्तलिखित, टाइप नहीं था भाई, ये हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो सवाल बनता किसने लिखा होगा? किसने लिखा? श्याम बिहारी रायजादा, श्याम बिहारी रायजादा, श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा। किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में। तो मूल संविधान मतलब ओरिजिनल संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये हस्तलिखित था, हाथ से लिखा हुआ। किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। किसने लिखा था? श्याम बिहारी रायजादा ने। अब ये संविधान की जो किताब है, ये कैसी दिखाई देगी? ऊपर लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में था तो अंग्रेजी में लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कवर पेज। ठीक, और साथ में हमारा राष्ट्रीय का प्रतीक 3 शेर वाला, 3 शेर सामने 1 शेर पीछे, सारनाथ, वो छपा हुआ जानते हो, देखे हो हर जगह। पन्ना पलट दो, तो पन्ना तो अपन पलट नहीं सकते, तो समझ लो पलट गया पन्ना ना, पन्ना पलट गए। अब पन्ना पलट गए तो सबसे पहले हमला कहाँ मिली? प्रस्तावना, प्रस्तावना मिली। प्रस्तावना, आप कोई भी किताब खोलते हो, कोई भी किताब तो देखोगे शुरू में प्रीफेस, इंट्रोडक्शन दिखता है। संविधान की भाषा में हम उसे क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना कह रहे हैं। क्या होता है प्रस्तावना? किसी किताब की प्रस्तावना वास्तव में उस किताब के आने वाले विषय वस्तु का सारांश होता है।
अगर आप प्रस्तावना ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे किताब का कंटेंट क्या होगा, है ना। तो हम प्रस्तावना के एक तरह से क्या बोल सकते हैं, सारांश, उस किताब का सारांश ना। प्रस्तावना है यहाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेंट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योरिटी ऑल, ऐसा अंग्रेजी में लिखा होगा। लेकिन चूंकि आप लोग माध्यम हिंदी है ना, हम भारत के लोग, कैसे शुरू होगा ये, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर बोल धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आगे आगे बोला गई है ना, है? और उस स्थापित करने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को गणराज्य और उसके समस्त नागरिकों को फिर सामाजिक आर्थिक न्याय, है ना। ऐसा है, मेरे को हिंदी में, मुझे अंग्रेजी में याद है। तुमको बता दूं जानकारी के लिए, मेरा माध्यम अंग्रेजी ही रहा है, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो तुमको लगेगा नहीं ना, क्योंकि मेरी पकड़ दोनों भाषाओं में है। लेकिन चूंकि याद जब मैंने तैयारी यूपीएससी की शुरू की तो मैंने अंग्रेजी में याद किया है, तो वो अंग्रेजी में ही रहता है याद मुझे। हाँ, तो ये होता है, प्रस्तावना ख़त्म हो जाता है, लास्ट में तारीख आएगी कि ये तद द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, है ना, संविधान जो है वो उसे हम आत्मर्पित, अधिनियमित तथा क्या करते हैं नोनी, क्या क्या करते हैं, चलो इस तरह से ख़त्म होता है ना। अब प्रस्तावना ख़त्म हो गया। अब ये जो संविधान की किताब है ये भागों में विभक्त है। किस में विभक्त है ये? भागों में। भाग में कितने भाग? 22 भाग। ये पूरी किताब 22 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग अनुच्छेदों में विभाजित मिलेगा आपको। किसमें विभाजित मिलेगा? अनुच्छेद में। समझोगे आगे? इसके अलावा इसी संविधान की किताब में आपको अनुसूची भी मिलेगी। अनुसूची, अनुसूची छोटी अनुसूची भी मिलेगी। कितनी? 8। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, उसमें कितने भाग थे? 22, है ना। और अनुच्छेद कितने थे? 395। और अनुसूची कितनी थी? 8। अनुसूची बोले तो जिन जिन बातों को जगह भाग और अनुच्छेदों में नहीं मिल पाई उनके लिए अलग से अनुसूची जोड़कर उसमें शामिल कर लिया गया। ठीक। तो ये जो हमारा संविधान था इसको कुछ इस तरह से निर्माण किया गया कि आगे भविष्य में 50 साल बाद, 60 साल बाद कोई नई चीज़ इसमें शामिल भी की जा सके, और कोई चीज़ जो आउटडेटेड हो गई उसको संविधान से निकाल के बाहर भी किया जा सके। मतलब इसको तकनीकी भाषा में हम कहेंगे कि संविधान में संशोधन किया जा सके, है ना। इस संविधान का निर्माण ऐसा किया गया कि इस संविधान को संशोधित भी किया जा सकता है। ठीक। मतलब नई चीज़ें वक्त और समय की मांग के अनुसार नई चीज़ें संविधान में डाली भी जा सकती हैं। जो चीज़ें जो है प्रासंगिक नहीं रहीं, जो चीज़ें अब समय के साथ काम की नहीं है, उन्हें निकाला भी जा सकता है। ठीक। तो समय समय पर संविधान में संशोधन हुआ और वर्तमान में भाग कितने हैं? 22 ही हैं। ये 470 प्लस हो गए और ये बढ़कर हो गए 12। तो वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। वर्तमान में भाग कितने हैं? 12 ही हैं, 22 ही हैं। और अनुच्छेद बढ़कर 470 प्लस हो चुके हैं, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें आप देखोगे
जो आपको एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछता है, ठीक। लेकिन फ़िलहाल आप ध्यान समझने पर दो। ये हो गया। अब मतलब अब संविधान शुरू कैसे होगा? अब संविधान ऐसे शुरू होगा, भाग से शुरू होगा, प्रस्तावना खत्म हो गया, भाग एक, भाग एक, भाग एक। हर एक भाग का शीर्षक होता है, और इस भाग का शीर्षक क्या है? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके राज्य क्षेत्र हम आगे पढ़ेंगे, हम सब रटेंगे कि प्रत्येक भाग का शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके अंदर अनुच्छेद होता है भाग के अंदर। तो भाई शुरू होगा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो भाग के अंदर कितने अनुच्छेद हैं? 4। 4 ही अनुच्छेद है, 1, 2, 3, 4। मतलब भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में 4 प्रावधान, 4 अलग अलग प्रावधान आपको इन अनुच्छेदों में मिलेंगे। अनुच्छेद भी हमें याद रखना पड़ता है, लेकिन जितना मैं बताऊंगा केवल वही। अपने दिमाग से पता चला कि 470 अनुच्छेद रटने बैठे हो तो मूर्खता है वो, है ना। एक छात्र को, एक शिक्षक का सबसे जो बड़ा कर्तव्य होता है जब आपके कंपटीशन प्रतियोगी जीवन से संबंधित है, वो ये है कि आपको फोकस रखे, आपको वो बताए कि आपके लिए ये काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ नहीं है ना। तो उससे आपकी तैयारी पुख्ता होती है। वरना तैयारी तो आप किताबें और नोट्स खरीद के भी कर सकते हो, लेकिन एक किताब में बहुत सारी, लगभग 50% से ज़्यादा कचरा होता। मतलब कचरा नहीं होता कुछ भी, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। और आप अपनी ऊर्जा अगर उसमें लगा रहे हो तो फिर गलती हो रही है, फिर तो पढ़ते रह जाओगे बैल की तरफ और रिज़ल्ट नहीं आएगा। मेहनत, बहुत मेहनत करने के बावजूद रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा आपको फोकस्ड, जहाँ उस रेंज से आप टॉपर बन जाओगे, केवल वहीं आपको रखना कि यही करना है आपको, इसके अलावा कुछ और नहीं करना। क्योंकि वो भी, उस भी बहुत धीरे 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 अन्य विषय जुड़ते चले जाएंगे। अब मान लो आप पूरा आया बाया कुछ भी पढ़ रहे हो, तो फिर क्या होगा? 1 किलो की बजाय 5 किलो का बोझ अपने सिर पे ले लिया। अब पता चला कि परीक्षा में साला सब पढ़े तो सब हो, लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा है, सब कन्फ्यूजन, ईडिंग बीडिंग हो गए, हो गए, बहा गए, गोबर हो गए पेपर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से एक भाग के अंदर, भाग अनुच्छेदों में विभाजित होगा। फिर भाग 2 आएगा, अनुच्छेद 4 से ख़त्म हुआ तो 5 से शुरू होगा उसका अनुच्छेद। ऐसे ही क्रम में चलता चला जाएगा। अच्छा, कुछ आइडिया दे देता हूँ भाग 4 तक, उसके बाद अपन दूसरे एंगल में चले जाएंगे। जैसे अनुच्छेद 1, ये नहीं देता। ये समझ गए ना, भाग और फिर अनुच्छेदों में विभाजित है। क्योंकि ये तो मैं शुरू करूँगा भाग 1 से प्रॉपर, तो मैं यहाँ पर रोक देता हूँ इसको, है ना। आगे बढ़ सकते हैं। नाश्ता वास्ता करके आए हो? है? हो गया? हो गया? चलो, पहला दिन है तो ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए। कल मैं आपको समय डालूंगा ना, कल गोला है ना। कल से संविधान की जो समझ विकसित होगी आपकी, 3 दिनों तक 3 क्लास लूँगा मैं, उसके बाद आप सीधे जुड़ जाओगे। कल जो है हाँ, तो वही तो समय, वही देख रहा हूँ कि कौन सा समय रखा जाए।
आओ 12 बजे मस्त नहा धो के खा पी के। कैसे? नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन खा पी लेना। फिर क्या है कि साला ऐसे ही आ गए तो दिमाग जो है खाने में रहेगा ना। नहाना जरूरी नहीं है, खाना जरूरी है। पानी बचाओ, आगे आने वाली जनरेशन को पानी की समस्या बहुत होने वाली है, इसलिए पानी बचा सकते हो। सप्ताह में एक बार नहाओगे तो चलेगा।